जय हिंद दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरीके से अपना प्रेम और स्नेह बना के रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियों में। देखिए दोस्तों, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ आपको पढ़नी है और जहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आने हैं। और ये इस जनजातियों वाले भाग का चौथा भाग है, जिसमें आप लोग थोड़ा सा और भी डिटेल जनजातियों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में आपने अखड़ा जाना था, सरना के बारे में जाना था, यहाँ के गांव किस तरीके के होते हैं, शासन के बारे में जाना था, हडगंडी के बारे में आपने जाना था और भी कुछ डिटेल्स आने थे। और आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ोगे इनके परिवार किस तरीके से होते हैं। और पिछले क्लास में आपने युवा गृह के भी बारे में पढ़ा था कि युवा गृह जो होता है जहाँ पर इनको अपने संस्कार के बारे में पता चलता है, इनके अपने रीति रिवाज के बारे में, गान या फिर वाद्य यंत्र किस तरीके के होते हैं, सबके बारे में उनको पता चलता है। लेकिन दोस्तों अब आप जानोगे इन जनजातियों के परिवार किस तरीके के होते हैं। तो परिवार प्रायः एकल होता है। किस तरीके का परिवार होता है? तो सिंगल, ज़्यादातर इनकी फैमिली जो होती है ना, न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे निवास करते हैं। उसमें संयुक्त परिवार जो है झारखंड की एक जनजाति है जिसको कहते हैं बैगा, और ये पुजारी वर्ग होता है। और यहाँ से जेपीएससी ने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था कि बैगा का काम क्या होता है। तो बैगा जो होते हैं ये पुजारी वर्ग होते हैं, पूजा पाठ कराना, और इनका जो प्रमुख चिन्ह होता है वो बाघ होता है। बाघ इनके प्रिय पशु होते हैं। संयुक्त परिवार बैगा की विशेषता है। बाकी का जनजातियों में न्यूक्लियर फैमिली, एकल फैमिली जो है वो चलती है। उत्तराधिकार अक्सर पुरुष में, पुरुष पंक्ति में चलता है, यानी कि अगर पिता है तो उनसे उनके बेटा में, उससे उनके बेटा में, तो पुरुष पंक्ति भी चलता है। महिलाओं को उत्तराधिकार के कानून में शामिल नहीं किया गया। पिता की संपत्ति में पुत्रों का समान हक होता है, बेटों का समान हक होता है, और उसमें लड़की का हक नहीं होता है। ठीक है ना, लड़की का कोई हक नहीं होता है। लेकिन जो परवरिश, अगर बच्ची है तो उसका परवरिश करना, उसका शादी विवाह करना, तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। अगर माता पिता का देहांत होता है तो वो जिम्मेदारी भाइयों पर होती है। और ये अब कहीं कहीं किसी किसी जनजातियों में ये भी रस्म है, रिवाज है कि जो घर का जो बड़ा बेटा होता है उनको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा होता है, बाकी के बेटों को थोड़ा कम हिस्सा मिलता है। तो इस तरीके का ये इसमें चलता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वधु मूल्य के बारे में जानेंगे। वधु मूल्य में आप जानेंगे दहेज प्रथा इनमें नहीं होती है, लेकिन वधु मूल्य की इनमें परंपरा है। इनमें क्या नहीं होता है? तो दहेज प्रथा इनमें नहीं होता है, इनमें दहेज नहीं दिया जाता है, लेकिन वधु मूल्य की इनमें परंपरा है। यानी कि देखिए, लड़कियों को विवाह के समय में लड़का पक्ष को लड़की को देने वाला जो गिफ्ट होता है लड़की को दिया जाता है, उसको कहते हैं वधु मूल्य। और देता कौन है? तो वर देता है, यानी कि लड़का जो होता है वो लड़की को देता है। तो जनजातियों में वधु मूल्य का प्रचलन होता है, और अलग अलग जनजातियां जो हैं इस वधु मूल्य को अलग अलग नाम से पुकारती हैं, जैसे कि कुरी गोनोंग, गोनोंग टटका, पोन, इस तरीके कस्तूरी, इस दस्तूरी, माँ की दस्तूरी, इस तरीके के वधु मूल्य के अलग अलग जनजातियों में आपको नाम याद करने होंगे। यही सारे नाम आपको पढ़ने हैं। और यहाँ मैं जितना कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा मैं उसको दूर करूंगी और मैं आपको याद करा दूंगी। दोस्तों हर एक जनजाति के बारे में डिटेल आपको इसी वीडियो में आपको जानने मिलेगा। जो वर पक्ष की ओर से दिया जाता है महिलाओं को, महिलाओं को इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है। वधु मूल्य जो होता है वो वर वधु को देता है। अब जन्मोत्सव के बारे में देखें तो अधिकतर जनजातियां जो होती हैं, जब शिशु का जन्म होता है उस अवसर पर उत्सव मनाते हैं। 6 दिनों के बाद मनाया जाने वाला जो उत्सव होता है उसको छठियारी कहते हैं। और ज़्यादातर जनजातियों में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो छुतका लग जाता है। 6 दिन के बाद क्या मनाते हैं? तो वो छठियारी मनाते हैं। और वहीं पर कुछ नर्ता, यानी कि 9 दिनों पर मनाते हैं। कुछ जनजातियां उस रस्म को 9 दिनों पर मनाती हैं, और कुछ इसको बरही यानी कि 12 दिनों पर इसको मनाया जाता है, और कुछ 21 करते हैं यानी कि 21 दिन पर। देखिए अलग अलग जनजातियां, कुछ जनजातियां 6 दिनों पर छठियारी, कोई जनजातियां 9 दिनों पर क्या करते हैं तो उसको 9 दिनों पर नर्ता करते हैं, और फिर कुछ जनजातियां जो हैं इसको
बरही 12 दिनों पे बरही और 21 दिनों पर 21सा करते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग ये पद्धति है, रस्म है, रिवाज है जन्मोत्सव के समय में। और नामकरण का क्या है, इसको भी हम लोग देख लें, नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो जितनी भी जनजातियां हैं उनमें नामकरण होता है, वो नामकरण करते हैं। 6 माह पर क्या हो जाता है, तो 6 माह पर ये मुंह जुट्ठी करते हैं। मुंह जूठा करने वाला जो रिवाज होता है, देखिए अक्सर जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे को क्या किया जाता है, तो माँ का दूध जो होता है इसका सर्वोत्तम आहार होता है उस बच्चे का, और 6 माह तक उसको माँ का दूध दिया जाता है। और माँ के दूध के बाद उसको जब 6 माह का बच्चा हो जाता है तब उसको थोड़ा सा गाढ़ा भोजन जो है वो थोड़ा लिक्विड भी थोड़ा रहेगा और थोड़ा सा गाढ़ापन लिया रहेगा, जैसे खिचड़ी हो गया, खीर हो गया, या सूजी का हलवा हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं, साबूदाना हो गया। तो कुछ ऐसे जो होते हैं दिए जाते हैं। तो 6 माह के बाद उसका मुंहजुट्ठी कराया जाता है, अन्न जो है वो खिलाया जाता है, इसका रिवाज होता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब उसके मुंडन का, जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनका बाल जो है वो कटाया नहीं जाता है, लेकिन बाल को काटने का भी एक रिवाज होता है जिसको मुंडन कहते हैं। तो अक्सर जनजातियां 2 वर्ष पर मुंडन का रिवाज करती हैं। 3 वर्ष पर कंछेदी, जनजातियों में कंछेदी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है, बहुत बड़ी परंपरा होती है। तो अधिकतर जनजातियों में कंछेदी का परंपरा होता है, कान छेदाई का रस्म होता है। मुंडा बिरहोर में कंछेदी अनिवार्य होता है, कान छेदना बहुत जरूरी है। और बिना कंछेदी का अगर कोई मर जाता है तो उसके लाश के भी कान छेद दिए जाते हैं, लेकिन मतलब उसका अंतिम संस्कार के पहले कान उसका छेदा हुआ होना चाहिए। और ऐसा किस किस जनजातियों में है, तो मुंडा में, बिरहोर में कंछेदी अनिवार्य है। मुंडा मतलब कान एकदम छिदाई ज़रूरी है मुंडा और बिरहोर में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गोदना के बारे में जानेंगे कि आखिर ये गोदना क्या होता है। देखिए गोदना में जनजातियों में बहुत ज़रूरी है, जिसको आप टैटू के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग भाग में, जैसे बाहों में, हाथों में, कलाई में, इस पर ललाट पर भी, गले में और पैरों में, बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे गोदना गोदवाए जाते हैं। जनजातियों में भी गोदना गोदवाया जाता है। दोस्तों इसको खोदा के नाम से भी जाना जाता है। खोदा, चूंकि खोद के किया जाता है इसलिए इसको खोदा कहते हैं। वधु मूल्य जो होता है, जो इसके पहले आपने पढ़ाए हैं वधु मूल्य के बारे में, कि वर पक्ष जो होता है वधु को देता है मूल्य और उसको वधु मूल्य कहते हैं। तो वधु मूल्य जो होता है, तलाक के बाद वधु मूल्य लौटाने की, मान लीजिए कि अगर किसी का तलाक हो रहा है तो उसमें उस वधु मूल्य को लौटा देना होता है। अलग अलग जनजातियों में वधु मूल्य के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि मुंडा जनजाति, इनमें कहा जाता है गोनोंग। और यहाँ से 7th 8th 9th 10th JPSC में प्रश्न भी पूछा गया है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर करूंगी जहां से आपको इसके PDF मिल जाएंगे। तो आप PDF का टेंशन न लो, यही लिंक में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर पूरा झारखंड GK लेना चाहते हैं तो उसके भी PDF मिल जाएंगे। कला और संस्कृति केवल लेना चाहते हैं तो उसके भी अलग से PDF मिल जाएंगे। और पूरे झारखंड के भी PDF जो है JSSC के आधार पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। परहिया और किसान इसको डाली कहते हैं, तो डाली भी बोला जाता है, डाली। और ये वधु मूल्य को कहा जाता है। वीडियो को आगे ले जाने के पहले दोस्तों कुछ और भी डिटेल्स, लेकिन पहले एक बार वधु मूल्य के बारे में हम लोग जान लें। देखिए संथाली, करमाली, हो, सौरिया, ये सभी इसको पोन कहते हैं वधु मूल्य को। सबर जनजाति जो है वधु मूल्य को पोटे कहते हैं। कंवर जनजाति सुकदाम कहते हैं। बंजारा जनजाति इसको हरजी कहते हैं। तो अलग अलग जनजाति में वधु मूल्य का नाम अलग अलग होता है। तो ये सभी अलग अलग नाम हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जाने, जनजातियों के बारे में। लेकिन उसके पहले एक और आप लोगों को डिटेल्स जो कि BPSC के सब्सक्रिप्शन से संबंधित है। यदि आप अनअकैडमी पर BPSC के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसे मैं लेकर के आती हूँ। ये सारा चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हैं। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आप लोग जाने कि अगर BPSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो एकलव्य बैच लॉन्च किया गया है और ये इसमें आपका ऑफर प्राइस है 3,999 में। बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी टॉप एडुकेटर के माध्यम से ये कराई जा रही है और ये 23 मार्च को ये बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एकलव्य बैच। एकदम न्यू बैच है दोस्तों, इसको आप ले लीजिएगा। और ज्योग्राफी का 69 बीपीएससी के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी का 1299 में, बीपीएससी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी का बैच लेना चाहते हैं तो 999 का बैच है। अगर आप श्वेता मैम का निबंध का बैच लेना चाहते हैं तो 599 का है। आकृति मैम का साइंस का बैच 899 का यहाँ लगा हुआ है। और अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका, पीडीएफ, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरा सिलेबस को कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर के माध्यम से यहाँ पढ़ाई कराई जाएगी आप लोगों की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग ये सब कुछ तो पढ़ लिए थे, नातेदारी के बारे में जान लिए थे, विवाह मृत्यु संस्कार। अब हम लोग नहीं, विवाह मृत्यु संस्कार बचा हुआ था, आप लोग पढ़ रहे थे वधु मूल्य के बारे में। और वधु मूल्य अलग अलग जनजातियों में अलग अलग वधु मूल्य जो हैं वो प्रचलित हैं। अब विवाह के बारे में अब हम लोग जाने कि जनजातियों में जो विवाह होते हैं वो किस किस तरीके से विवाह होते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इस क्लास को अगर आप मिस कीजिएगा तो जेपीएससी में 10 प्रश्न का सवाल है, 10 प्रश्न आप लोगों के नहीं सॉल्व होंगे। और आप लोग बार बार कहते हो कि मैम फ्री क्लासेस कराइए, फ्री क्लासेस कराइए, तो अब नहीं तो कब आप पढ़ेंगे। कंपटीशन हो रहा है टफ और आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है झारखंड की जनजातियों के बारे में। अगर आप झारखंड को जानते नहीं, समझते नहीं, तो झारखंड में नौकरी भी करना आपके लिए नहीं है। तो ये झारखंड को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग विवाह के बारे में जाने। इसमें आयोजित विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गोलट विवाह, राजी खुशी, प्रेम विवाह, पलायन विवाह, ढुकू विवाह, ये सभी प्रमुख विवाह के प्रकार हैं। ढुकू विवाह में क्या होता है दोस्तों कि जो लड़कियां होती हैं वो जबरन लड़के के यहाँ जा करके लड़की रहने लगती है और उसके बाद में विवाह आयोजित किया जाता है, तो उसको ढुकू विवाह कहते हैं। राजी खुशी यानी कि लड़का लड़की अगर राजी है तो फिर क्या करेगा, काजी है, तो फिर इस तरीके का विवाह जो प्रेम विवाह, राजी खुशी, एक दूसरे के मतलब मन मर्जी से ये विवाह होता है। अपहरण विवाह, जबरन लड़की को अपहरण करके लेकर के आना और उससे विवाह कर लेना, उसको अपहरण विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, तो जैसा भी आपने पढ़ा वधु मूल्य के बारे में, अगर मान लीजिए कोई लड़का है वो अपनी मतलब वधु को मूल्य नहीं चुका पाया, तो उस मूल्य की जगह पर वो क्या करता है, अगर नहीं चुका पाता है तो अपनी ससुर जी की सेवा करता है जा करके, और वधु मूल्य को सेवा के बदले चुकता करता है, सेवा करता है, और उसके बाद विवाह आयोजित किया जाता है। तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, सेवा विवाह। आयोजित विवाह जो होता है ये सबसे अच्छा विवाह होता है जिसमें माता पिता की मर्जी से विवाह का आयोजन किया जाता है, अगुआ के माध्यम से वधु मूल्य दे करके इस विवाह को किया जाता है, उसको कहते हैं आयोजित विवाह। देखिए संथाल में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है और उसमें जो सबसे पॉपुलर विवाह है उसको कहते हैं कीरिंग बापला। उसी तरीके से बिरहोर में कम से कम 10 प्रकार का विवाह का प्रचलन है। शबर को छोड़ करके कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है जिसमें बाल विवाह का प्रथा है, और सबर जनजाति जो है इसमें बाल विवाह का प्रथा होता है, इसको आपको याद करना होगा। किसान में परीक्षा विवाह एक अनोखा ढंग का विवाह होता है। परीक्षा विवाह, इसमें क्या होता है, लड़का जो होता है वो लड़की, जिसमें लड़का लड़की 15 दिनों तक साथ रहते हैं और साथ रह करके एक दूसरे को जांचते हैं, परखते हैं। लड़का लड़की दोनों साथ रह रहा है और उसमें मतलब इस तरीके से एक दूसरे को जांचने के बाद, परीक्षा लेने के बाद, उसके बाद विवाह होता है, उसको कहते हैं परीक्षा विवाह। कोइवल खोंड जनजाति में जयमाला का रस्म है। जयमाला मतलब लड़की लड़के को माला पहनाई, लड़का लड़की को माला पहनाए, उसको कहते हैं जयमाला। तो जनजाति है एक जनजाति खोंड। आज पिछले क्लास में आपको बताया था जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जनजाति झारखंड की वो खोंड जनजाति है, इनमें ही जयमाला का रस्म होता है। विवाह के पहले सगाई का रस्म केवल बंजारा करते हैं, जिसको आप सगरी शिरोमणि जिसको कहते हैं, एक दूसरे को छेंक देना होता है। तो वैसे रोका जिसको बोलते हैं, वैसे सगाई जो होती है
बंजारा में पहले होती है। नहीं तो सगाई इनमें उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तलाकशुदा महिला है या कोई परित्यक्तता महिला है, उससे अगर कोई विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को सगाई कहा जाता है जनजातियों में। लेकिन जो रिंग सिरोमणि या छेका या रोका जिसको कहते हैं, उस तरीके की कोई रस्म है तो बंजारा जनजाति में ही होता है। और दहेज लेते हैं और वधु मूल्य देते हैं। चलिए, मृत्यु संस्कार किस तरीके के होता है, तो मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, जो शव होते हैं उसको दफनाने की भी रस्म है और उसको गाड़ने का भी रस्म है। दफना भी देते हैं या फिर गाड़ते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं या फिर जलाने का भी रस्म माफ कीजिएगा। और ज़्यादातर जो दाह संस्कार का कम होता है और दफनाने का जो ज़्यादा रिवाज होता है। चेरो जनजाति केवल विशेष परिस्थिति में ही दफनाते हैं, ज़्यादातर वो अंतिम संस्कार दाह संस्कार करते हैं, दफनाना वो कम करते हैं चेरो जनजाति। मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिनों का होता है, छूत लगता है सभी में 9 दिनों का। और श्राद्ध भोजन का भी रिवाज है, श्राद्ध मतलब श्राद्ध में भोजन भी कराया जाता है, सभी जनजातियों में उसके रिवाज होते हैं। मुंडा समुदाय जो है उसमें उम्बुल आदेर कहा जाता है, जिसमें मृतात्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर के पूर्वजों की पंक्ति में ये शामिल होते हैं। और एक रस्म होता है मुंडा जनजाति में, मुंडा जनजाति में एक रस्म होता है जिसको कहते हैं उम्बुल आदेर। इसमें मृतात्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर के पूर्वजों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। उरांव जनजाति जो है वो साल में हड़बोड़ा रस्म करते हैं। कौन सा रस्म, हड़बोड़ा रस्म करते हैं साल में उरांव। याद रखिएगा इस रस्म को, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़बोड़ा रस्म उरांव करते हैं, साल में एक बार होता है। शबर जनजाति है झारखंड की, जो अगर उनके यहाँ हैजा हुआ या चेचक हुआ तो उससे मरने पर क्या किया जाता है, लाश को फेंक दिया जाता है। लाश को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। और बैगा जनजाति जो होते हैं वो बच्चे के शव को घर के अंदर ही गाड़ देते हैं। शव को क्या करते हैं, घर के अंदर गाड़ देते हैं और 2 महीने तक जमीन पर वो आग जलाते हैं उस जगह पर, बैगा जनजाति। और माल पहाड़िया जनजाति जो है वो साल भर बाद भी भाउच यानी कि मृत्यु भोज वो कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु भोज देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जनजातियों के भोजन के बारे में। इनका भोजन किस तरीके का होता है, कैसा खान पान होता है। बहुत सादा खाना खाते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार होते हैं इन लोगों के। प्रायः सभी मांसाहारी होते हैं और केवल टाना भगत या जो सफाहोड़ होते हैं, उरांव में टाना भगत होते हैं। सफाहोड़ किस में होते हैं, तो सफाहोड़ जो हैं उरांव में टाना भगत और सफाहोड़ समूह जो होता है ये संथालों में होते हैं। तो ये मांस मंदिरा का परहेज करते हैं। बाकी की जनजातियां जो है ये मांस का भोजन में मांस प्रयोग करते हैं। कुछ को छोड़ करके गौ मांस, मतलब कुछ एक को छोड़ करके गौ मांस नहीं खाते हैं, गाय का मांस ये लोग नहीं खाता है। कोरा जो होता है गाय और सुअर दोनों खाते हैं कोरा जनजाति। खड़िया जनजाति भैंस का मांस खाते हैं लेकिन वो गौ मांस नहीं खाते हैं। इनमें एक देखिए हड़िया जो है ये तपावन होता है हड़िया, इसका इनमें प्रचलन है हड़िया पीने का। तो चावल से बनी शराब को क्या कहा जाता है, चावल से बनी शराब को हड़िया कहा जाता है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इली, बोथा, पुचाई। हड़िया का अलग अलग नाम होता है। और चावल में रानू मिला करके, और जैसे मैं सरहुल के त्यौहार में गई थी तो मुझे वहाँ पता चला कि अक्सर ये जो हड़िया होता है ना दोस्तों, तो इसको महादेव जी ने ये हड़िया जो है रानू मिला करके चावल में बनाया था और पार्वती जी को दिया था पीने के लिए। तो इसका नाम है इली, बोथा और पुचाई। जनजातियों का ये प्रिय पेय पदार्थ है। सभी पुरुष, युवा, युवती उस हड़िया का सेवन करते हैं। लड़की, लड़कियां, पुरुष ज़्यादातर इसका सेवन करते हैं। बेदिया में पीने का ज़बरदस्त रिवाज है और सबसे अधिक नशा जो होता है वो खेरवार जनजाति जो है वो करते हैं। हड़िया भोजन का मुख्य अंश है और रस्म रिवाज या देवता पर भी हड़िया को चढ़ाया जाता है।
अगर कोई गेस्ट आ जाता है उनको भी हड़िया दिया जाता है सेवन करने के लिए। देवता को तपावन के रूप में भी हड़िया चढ़ाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।